अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस अंतर संस्थागत विकास पर संवाद हो उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यहाँ उपस्थित सभी साथी अपना जो मोबाइल है उसको बिल्कुल साइलेंट मोड पर कर लें और तो अच्छा रहेगा, और मैं भी कर लूँ। हम शीघ्र ही सत्र शुरू कर रहे हैं। भारतीय भाषा परिवार जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली थी जिसमें एक मुखिया होता था, बहुत सारे लोग साथ में रहते थे, परिवारजन। ऐसे ही हमारे देश में भाषाएं बहुत हैं। हिंद आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कैसे इनका समागम हो, कैसे इन पर चर्चा हो, कौन सी मुख्य भाषा हो, इस पर आज हमें विद्वानों को सुनने का अवसर मिलेगा। और 12:30 हो गए हैं। आमंत्रित आज के अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर पधारें, हमारे बीच हैं आज के सत्र अध्यक्ष प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी और मुख्य वक्ता चामू कृष्ण शास्त्री जी। तालियों के साथ एक बार स्वागत। मंच पर पधारें। भाषाएं भावों की अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है कि जिसके बिना मूक रहते हम रुकते सब व्यवहार, करो निज भाषा से प्यार। तालियों से स्वागत। आदरणीय आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन इस सत्र में। यह सत्र है हमारा, इसका जो विषय वस्तु है भारतीय भाषा परिवार, जिसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर चर्चा होगी। हमारे बीच हैं सत्र अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी। मैं आपका परिचय दे दूं कि आप एक प्रतिष्ठित भारतीय यांत्रिक अभियंता एवं शिक्षाविद हैं। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के निदेशक हैं तथा IIT कानपुर के यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप शोध कार्य, आंतरिक दहन इंजन, वैकल्पिक ईंधन, उत्सर्जन नियंत्रण तथा सतत ऊर्जा प्रणालियों पर केंद्रित आपका कार्य है, जिसमें स्वच्छ और अधिक दक्ष इंजन प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने अनेक उच्च प्रभाव वाले शोध पत्र एवं पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके कार्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। आपने इंजीनियरिंग विज्ञान में योगदान के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। एक बार तालियां हो जाएं। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री अमेरिका में तथा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया सहित कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के आप शोधार्थी हैं तथा कोलैबोरेटिव तथा संयुक्त तत्वावधान में एनालिटिक द्वारा भारत के विद्वत शोधकर्ताओं में आप शामिल हैं। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करूं यहाँ पर मंच पर सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता जी। आप आएँ और आदरणीय सत्र अध्यक्ष प्रोफेसर अविनाश कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। एक बार तालियां और हो जाएं सदन में। हिंदी को अधिकार चाहिए, सब लोगों का प्यार चाहिए, निभने और निभाने वाला वैचारिक व्यवहार चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। लेकिन दूसरी भाषाएं भी पीछे ना रहें, किस तरह एक हल निकाला जाए, इस सत्र में हमें सुनने को मिलेगा। इस सत्र के आज के मुख्य वक्ता हैं श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी। आप भारतीय शिक्षाविद हैं। आपने संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आप संस्कृत के उत्थान के लिए संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं सचिव हैं। वर्तमान में संस्कृत भारती के सह संस्थापक भी हैं। वर्तमान में आप संस्कृत के माध्यम से संस्कृत शिक्षण के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार में आपके योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको जनवरी 2017 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। तालियां हो जाएं जोरदार। पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, आपने आपातकाल के दौरान कारावास के समय
अनेक जीवनियों पर अध्ययन किया, जिनसे संस्कृत के माध्यम से आपने प्राचीन वैज्ञानिक, गणितीय एवं चिकित्सकीय ज्ञान की समझ विकसित हुई और उस पर आप आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका शब्द सुमन से स्वागत। और डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय, हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं निवेदन करूं कि वे आएँ और शास्त्री जी का स्वागत करें, स्मृति चिन्ह प्रदान कर। तालियां हो जाएं एक बार और, सदन में थोड़ी हलचल सी लगे। स्वागत, अभिनंदन आपका। और विलंब न करते हुए अब मैं यहाँ आमंत्रित करूं आज के मुख्य वक्ता श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी। आदरणीय अविनाश जी, आदरणीय नरेंद्र तनेजा जी, सर्राजू जी, मुरली मनोहर पाठक जी, और भी यहाँ जितने भी प्राध्यापक और विषय विशेषज्ञ उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आजकल जिसमें उन्होंने भाषणों में बार बार उल्लेख करते हैं, हम सब सुने हैं कि मैकाले मिनट्स 1835 में लिखा गया था। 2035 को इसमें इस 200 साल पूरे होंगे। उससे पहले अगले 10 साल में पूरा देश को मैकाले शिक्षा नीति के कारण से जो गुलामी मानसिकता बनी है, इस गुलामी मानसिकता से देश को मुक्ति देना चाहिए। और इसी प्रकार के गुलामी मानसिकता के अलावा भी जितने भी परिवर्तन हुए हैं कॉलोनाइजेशन के कारण से, वो सब उन सभी क्षेत्रों में फिर से परिवर्तन की, भारतीयता की को लाने की आवश्यकता है, ये हम सब जानते हैं। कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह भी हमें मालूम है, समझ, और भी इसके बारे में समझने की भी, और आज के बच्चों को इनको बताने की भी आवश्यकता है। अगर क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह अगर नहीं समझ सकते हैं तो इसका परिवर्तन का भी कठिनाइयाँ होगी। विष बीज डाला गया और इस विष बीज को, विष को हटाने के लिए एंटीडोट क्या है, औषध क्या है, ये भी हमें अपने छात्रों को, बच्चों को बताना होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले छात्रों को भारतीय जीवन दर्शन का, भारतीय तत्वज्ञान का, भारतीय जीवन दृष्टि का जो अधिष्ठान है, हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, यह भी हमें हमारे छात्रों को बताना होगा, जिसके बिना ये हम नहीं समझ सकते हैं। हमारा जीवन दर्शन का, भारतीय चिंतन का मूल तत्व है, मूल स्रोत है एको हम बहुश्याम। भगवान के मन में मैं एक हूँ, बहुत होना चाहिए। इस एक से बहुत सब सृष्टि हुई, एक से बाकी सभी की सृष्टि हुई। तो अभी जितने भी हम अभिव्यक्तियां देखते हैं, जिनको आजकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये सभी
उस एक तत्व का अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। सभी के अंदर एक तत्व निहित है। तो ये हमारा ये जो एकत्व का विचार है, ये हमारा अधिष्ठान है, वैचारिक अधिष्ठान है, बेस है। इससे सारा फ्रेमवर्क बनता है। ये जो देखने की दृष्टि है, भारतीय जीवन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में अपने को, समाज को, विश्व को, चराचर सृष्टि को देखने की ये जो दृष्टि है, यह ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसी सृष्टि दृष्टि है वैसी सृष्टि होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि कई प्रकारों से, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज अभी प्रधानमंत्री जी परसों सेवा तीर्थ का जो प्रधानमंत्री कार्यालय का लोकार्पण करते समय वहां नाम दिया नागरिक देवो भव। सबको देव के रूप में देखने का, माता को भी देव के रूप में देखना, प्रकृति को भी देव के रूप में देखना, पेड़ को भी देव के रूप में देखना, सब सृष्टि में, सब में देवत्व को देखना। ये हमारा, उस देवत्व से हम एकत्व को भी समझते हैं, उसका मूल को भी समझते हैं। तो इस चिंतन से ही देखिए भाषा को कैसे देखते हैं हम, सभी चीजें आ जाते हैं। अन्य भारत से बाहर जितने भी तथाकथित कोट अनकोट शास्त्र का विकास हुआ, भाषा शास्त्र आज जो बोलते हैं, भाषा विज्ञान जो बोलते हैं, कोट अनकोट भारतीय दर्शन का आधार से लेके वो नहीं, जहां यूरोप में या वेस्ट में विकसित हुआ, वहां लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज इज द रिपोजिटरी ऑफ कल्चर एंड अदर नॉलेज ट्रेडिशंस। इतना ही है, वो भी सही है, सच्चाई है, लेकिन हम इससे आगे भी देखे हैं। हम इसको वाक बोलते हैं। वाक को, हर भाषा को हम दिव्य पवित्र मानते हैं, वाणी बोलते हैं, वाग्देवी बोलते हैं, मां शारदा के रूप में देखते हैं, वाक को डिवाइन रूप में देखते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए पूजा विद्यारंभ के समय में भी अक्षर को पूजा करके अक्षराभ्यास का प्रारंभ करते हैं। तो यहां से ये देखने की दृष्टि से वहां से ही प्रारंभ होता है हमारा चिंतन का। तो भाषा केवल हमारा विचार की अभिव्यक्ति की का साधन केवल नहीं, भाषा संस्कृति का, ज्ञान का, परंपरा का, धर्म का मूल है। धर्म साधनम, धर्म का आचरण के लिए, धर्म को समझने के लिए भी जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना उत्कर्ष के लिए साधन है भाषा। इस भाषा को भी देखिए, देखने के दृष्टि के संदर्भ में उपयोग प्रयोग क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों में कहा है
एक शब्द सम्यक जातः सुष्टु प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। मैं इसका विस्तार में नहीं जाता हूं। एक शब्द को अगर ठीक समझा, सही प्रयोग किया, इससे स्वर्ग में सब प्रकार के अपेक्षाएं की पूर्ति होती है। लेकिन भाषा तो, और भाषा हमारे लिए जोड़ने का साधन है, एकत्व एकता का साधन है, अनेकता में एकता, ये हमारा विचार है। ये भारत का विचार होने के बाद अब यूरोप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, अब्राहमिक रिलीजियंस उनका चिंतन का अधिष्ठान है, उनका विचार का, शास्त्रों का डेवलपमेंट का अधिष्ठान अब्राहमिक रिलीजियंस है। मैं उसके बारे में भी विस्तार से नहीं जाता हूं। और जहां ये सब कॉन्सेप्ट्स वहां विकसित हुआ, लिंग्विस्टिक्स के जितने भी ये जो चिंतन विकसित हुए, वहां की सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विकसित हुए। अब आते हैं अंग्रेजों के काल में 200 साल से भारत में जो भाषा विज्ञान पढ़ाया गया और भाषाओं का प्रयोग किया गया, किस उद्देश्य से? उनको तो, अंग्रेजों को तो भारत में शासन करने के लिए, न केवल भारत में, दुनिया में जहां जहां कॉलोनियल कंट्रीज थे वहां शासन करने के लिए, वहां का भाषाओं को ही साधन बनाना था। तो इसलिए भाषा को डिवाइड एंड रूल उसके लिए प्रयोग किया गया। डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए भाषा को साधन बनाया। हम तो जोड़ने के लिए, हमारा सारा चिंतन जोड़ने का विचार रहता है। वसुधैव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम आनो भद्राः यन्तु क्रतवो विश्वतः। आप जो कुछ भी हमारा विचार आधार देखिए, सब जोड़ने का रहता है, समग्रता का रहती है, विभाजन का नहीं। लेकिन अगर भाषा को ही कैसे देखते हैं, देखने की आपकी दृष्टि क्या है या देखने का साधन क्या है? मैं अगर येलो पीला चश्मा पहनता हूं तो सारा पीला दिखेगा मुझे। मैं ब्लू पहन के देख, पूरा ब्लू दिखेगा। भाषाओं में भी आप सब दुनिया में जब भेद भी देख सकते हैं, अभेद भी देख सकते हैं, दोनों है, ये प्रकृति है। वो भेद को उन्होंने साधन बना रहे हैं। हम अभेद को, वो डाइवर्सिटी को केवल बोलते हैं, हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी बोलते हैं। केवल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ब्यूटी ऑफ द डाइवर्सिटी कैन बी सस्टेन्ड ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी। इसलिए हम यूनिटी में डाइवर्सिटी आता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं आती है। इसलिए हम डाइवर्सिटी का केवल बात नहीं करते हैं, यूनिटी का बात करते हैं, एकता का। वो हम इसलिए एकता को देखते हैं। उनको तो अलगाववाद ही था उनका आधार। तो इसलिए यहां के समाज को, देश को तोड़ने के लिए भाषा में जो भेद है, जितने भी भेद है, उनको ही प्रकाशित करके, उनको ही आधार बना के ये लैंग्वेज फैमिली इसको क्रिएट किया। वो क्यों किया, क्यों ये शुरू हुआ? इंडो आर्यन, द्रविडियन, ये सब नरेटिव क्यों शुरू हुआ अंग्रेजों के काल में? अब जानते हैं। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमारे छात्रों को ये सब बताना है क्यों ये शुरू हुआ।
ये शुरू हुआ आर्यन इन्वेशन थियरी के समर्थन में। आर्यन इन्वेशन थियरी अभी असत्य ऐसा प्रमाणित है, लेकिन ये एक अभी भी बचा है। तो अब इतना गहराई से ये नीचे तक गया है कि सब लोग यही 4 भाषा परिवार को ही जानते हैं, और हर स्थान स्थान में एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्रिएट किया। ये क्यों? भारत आइडेंटिटी जो होना है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? शास्त्रों में हमारा आइडेंटिटी क्या कहा है? उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। संतति का नाम है भारती। हमारा आइडेंटिटी है भारती। उस भारतीय आइडेंटिटी को खत्म करना, इसलिए छोटा छोटा आइडेंटिटी, आप ये भाषा बोलते हैं इसलिए वो भाषा बोलते हैं, इसलिए उनकी भाषा अलग है, आपकी भाषा अलग है, आप अलग है, वो अलग है। And you should be proud of your language. Yes, we should be proud of our language, but that is not my identity. लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, स्टेट आइडेंटिटी, ये जो छोटे छोटे आइडेंटिटीज को निर्माण करके छोटे छोटे गुटों में बांटने का, विभाजन करने का ये जो षड्यंत्र चला पिछले 200 सालों में, इससे आज देश में यह अवस्था आई है। तो भाषा के छोटे छोटे आइडेंटिटी ना हमें भारत की आइडेंटिटी, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा है नीति 2020 में। तो भाषा के आधार पर ये आइडेंटिटी क्रिएट किया, डाइवर्सिटी का केवल बात कर रहे हैं। और अंग्रेजों ने जितने प्रकार के कुतंत्र किया, देखिए अब किसी से पूछिए भारतीय भाषा, इंग्लिश न्यूज़पेपर छोड़ के बाकी जितने भी भारतीय भाषा न्यूज़पेपर्स के लिए हम क्या कहते हैं? वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स बोलते हैं ना, वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स। वर्नैक्युलर शब्द का कहीं भी डिक्शनरी में भारतीय भाषाएं यह अर्थ नहीं है। नॉन बिब्लिकल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस। अंग्रेजों के काल में जितने भी कॉलोनियल देशों में बाइबल के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा बाकी भाषाएं वर्नैक्युलर, एंड दोस वर्नैक्युलर शब्द का प्रयोग हुआ इन द सेंस ऑफ इंफीरियर लैंग्वेजेस। इंफीरियर लैंग्वेजेस, अपवित्र भाषाएं, तो हम इसको एक्सेप्ट किया। आज हम इंडियन लैंग्वेजेस अर्थ में वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस शब्द का प्रयोग करते हैं, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड वर्नैक्युलर लैंग्वेज शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया, दे डोंट अंडरस्टैंड इट एज इंडियन लैंग्वेजेस, दे अंडरस्टैंड इट एज इंफीरियर लैंग्वेजेस। इंडिजिनस शब्द, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इंडिजिनस हेरिटेज, लोकल या इंडियन, इस अर्थ में इंडिजिनस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हम नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि 200 साल 4 परंपराओं से generations, 4-5 generations have learnt it like that. इंडिजिनस यानी जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, वो कॉलोनियल कंट्रीज में कॉलोनाइजेशन के समय में जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनकी जो भाषा है, ऑप्रेसर के कारण से जो नॉलेज सिस्टम और लैंग्वेजेस पीछे रह गए, वो ऑप्रेस्ड लोगों के भाषाएं या नॉलेज सिस्टम इंडिजिनस। यूनेस्को ने
अभी 3-4 साल से दशक से इस एजेंडा को चला रहे हैं। इंडिजिनस लैंग्वेजेस, वी आर नॉट ओप्रेस्ड पीपल। हम हमारा नॉलेज सिस्टम को इतनी श्रेष्ठ भारतीय ज्ञान परंपरा को इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम क्यों बोले? क्योंकि आज हमें इंडिजिनस शब्द का अर्थ मालूम नहीं, आत्मविस्मृति हुई है। कई शब्दों के बारे में इस प्रकार के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शब्द हैं जिनकी हमें आत्मविस्मृति हुई है। लास्ट ईयर जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, सभी भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं में या चैनल्स में कार्यक्रम का नाम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम ही कहते थे, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते थे? कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी इज नॉट प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी। Consecration is a Christian religious activity which is conducted on Sundays in or other occasions in the church. वो चर्च में क्रॉस होगा या और कुछ उपकरण होगा, उसके ऊपर पानी प्रोक्षण करके उसको शुद्ध करने की क्रिया कॉन्सिक्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन हम हमारी भाषा को भूल गए हैं। अंग्रेजी शब्दों इतना हम आत्मसात किए हैं कि हमारा शब्द क्या है मालूम नहीं और अंग्रेजी शब्द का अर्थ क्या है मालूम नहीं। मैं इसलिए ये सारे कुछ शब्दों का भी उदाहरण बताया कि विकृति क्यों हुई। भाषा के द्वारा ही ये इस प्रकार के कई विकृतियां हुई है, कई प्रकार के उसका प्रभाव मन में, चित्त में, मानस में, हमारा चिंतन में, हमारा दैनंदिन व्यवहार में, हमारे कार्यक्रमों में इसका प्रभाव है। हमारा नाम में प्रभाव है। अब ये स्क्रिप्ट का भी कई विषय है। ये सब तब से इन्होंने, अंग्रेजों ने ही ये सारे विघटन का शुरू किया। स्क्रिप्ट अब रोमन स्क्रिप्ट है, इंटरमीडियरी स्क्रिप्ट, एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में ट्रांसलिटरेशन करने के लिए आज टेक्नोलॉजी में सीडैक के हो या किसी भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी के या भारत के भी सभी के टूल्स में, आईटी टूल्स में, टेक्नोलॉजी टूल्स में एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद के लिए और ट्रांसलिटरेशन के लिए, ट्रांसलिटरेशन इसके लिए इंटरमीडिएट स्क्रिप्ट इज रोमन स्क्रिप्ट और इंग्लिश स्क्रिप्ट। इससे क्या समस्या होती है? केवल एक उदाहरण देकर मैं आगे जाता हूं। वो ये है कि नाम है सीतारामन, निर्मला सीतारामन, लेकिन आप पार्लियामेंट, संसद टीवी में जब वो पार्लियामेंट में भाषण करते हैं, स्क्रॉल आता है नीचे, अंग्रेजी में निर्मला सीतारामन लिखा रहता है, देवनागरी में सीतारमण लिखा जाता है। परसों दैनिक जागरण के मुख पृष्ठ में सीतारमण नाम था, रामन नहीं था, रमण। मेरा नाम है चमू कृष्ण शास्त्री, चमू कृष्ण शास्त्री, चमू चा ह्रस्व है, लेकिन मेरा आईडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला, इसमें चामू लिखा है, चा दीर्घ लिखा है। क्यों? ये ट्रांसलिटरेशन अवैज्ञानिक, भारतीय भाषाओं के लिए अवैज्ञानिक, मैं दुनिया के अन्य भाषाओं के लिए, इंग्लिश के लिए नहीं बता रहा हूं, भारतीय भाषाओं के लिए रोमन स्क्रिप्ट अवैज्ञानिक है, नागरी लिपि होना चाहिए था। ये इस प्रकार के कई विसंगतियां हुई है जिनके कारण आज इतना कंफ्यूजन
इतना अव्यवस्था, इतनी भारतीय भाषाओं की दुरवस्था हो चुकी है। शब्द बदल रहे हैं, अर्थ बदल रहे हैं, इससे हमारा जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कुछ 30 साल से 40 साल से इंडिया एज वन लिंग्विस्टिक एरिया, कई लोगों ने भारतीय भाषा परिवार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो जितने भी देश में लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं या भाषा डिपार्टमेंट है या अन्य चिंतन है, 200 साल का परिणाम के कारण ये भारतीय विचार परिवार का, भारतीय भाषा परिवार का विचार थोड़ा साइड में था। तो अभी समय की आवश्यकता को देखते हुए देश में जितने भी अभी ये जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हमें देश को एकता, देश की एकता का जो सूत्र है, इसको और सुदृढ़ करने के लिए और देश के जनता के भावैक्य को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय भाषा परिवार इस विचार को पिछले 1-2 साल में देश के प्रतिष्ठित भाषा विज्ञानियों ने अध्ययन करके व्यवस्थित रूप से 2 पुस्तकें अभी लाए हैं। वो 2 पुस्तकें हैं, ये एनबीटी द्वारा प्रकाशित है। एक भारतीय भाषा परिवार इस नाम से है, ये न्यू फ्रेमवर्क इन लिंग्विस्टिक्स। हम सिद्धांत को अभी ऐसे, यद्यपि इसमें सिद्धांत है, लेकिन हम अभी केवल फ्रेमवर्क बताए हैं, और भी काम शोध कार्य होना है। दूसरा है भारतीय भाषा परिवार, कलेक्टेड स्टडीज ऑन भारतीय भाषा परिवार, पर्सपेक्टिव्स एंड हॉराइजन्स। ये 2 पुस्तकें हैं, पब्लिश्ड बाय एनबीटी, अवेलेबल बोथ इन एनबीटी वेबसाइट एंड अमेजॉन वेबसाइट। मैं इसलिए ये पुस्तक आपको दिखा रहा हूं, इसलिए कि यह विषय आगे ले जाना है। कैसे ले जाना मैं कुछ विचार बताता हूं, लेकिन संदर्भानुसार ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सभी संस्थानों में, ग्रंथालय में इसकी कॉपी होना चाहिए, प्राध्यापकों के साथ कॉपी होना चाहिए इसका। और जो देशभक्त व्यक्ति है, जो राष्ट्र का नवनिर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको आधारभूत सामग्री चाहिए, आधारभूत विचार चाहिए, आधारभूत दृष्टि चाहिए, तो ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। सभी पढ़े, सभी अध्यापक पढ़े, सभी छात्र पढ़े इसको। इसके ऊपर कार्यशालाएं चले, संगोष्ठियां हो। एक आगे आने वाले दिनों में इसको आधार बनाते हुए हमें नए नरेटिव्स बिल्डअप करना, देश में संवाद हो, राउंड टेबल हो, हर विश्वविद्यालय में, हर डिपार्टमेंट में इसके प्रति चर्चा हो। इसमें ऐसे चीजें हैं, भारतीय भाषा परिवार केवल हमने विचार ऐसा नहीं रखा, लिंग्विस्टिक प्रमाण, भाषा विज्ञान आधारित प्रमाण इसमें दिए गए। लिंग्विस्टिक एविडेंसेस, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, लिटरेरी एविडेंसेस, जेनेटिक स्टडीज के एविडेंसेस, आइकनोग्राफी के ये शिलाशासन इसके एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, कई प्रकार के एविडेंसेस के साथ ये पुस्तक है। बहुत साइंटिफिकली देश के जाने माने भाषा विज्ञानियों ने ये लिखा है, तो इसलिए ये सब स्टडी करना चाहिए। अब भारतीय भाषा परिवार का सार इतना ये है कि ये भाषाएं अलग अलग नहीं है, बाह्य भेद दिखता है, लेकिन सभी भाषाओं में बहुत प्रकार के समानताएं हैं।
वही उन समानताओं के कारण ही भारत आज हजारों सालों से, मैं नहीं बता रहा हूं, लाखों सालों से बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय काल गणना के अनुसार लाखों साल से हम यहां हैं। मैं भारतीय काल गणना में विश्वास रखने वाला हूं। एविडेंस के आधार से मेरा विश्वास नहीं है, ये साइंटिफिक मेरा विश्वास का आधार, प्रमाण का आधार हमारे शास्त्र हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो भी विद्वान लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने जो, और गणित के आधार पर काल गणना जिस प्रकार के बताया जा रहा है, वो भी श्रद्धा निर्माण करती है। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों हमारे इसमें होना चाहिए। वो न होने के कारण ही आज ये समस्या है। आप जितने भी तुलसी रामायण पढ़े हैं, तुलसी रामायण में प्रारंभ में प्रार्थना श्लोक में तुलसीदास जी बोलते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा को पार्वती के रूप में, भवानी के रूप में, और विश्वास को शंकर के रूप में तुलसीदास जी देखते हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वजों के वाक्यों में, शास्त्रों के वाक्यों में श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ये भी जरूरी है। तो हम हमारे जितने भी ये भाषाएं हैं उसमें देखिए, मैं इसमें अंतर क्या है, इसमें भेद क्या है, वो चश्मा पहन के ढूंढता हूं, बहुत से भेद दिखेंगे। इसमें कॉमनैलिटीज क्या है, समानता, समान ये चीजें क्या है, अगर वो चश्मा पहन के देखता हूं, मुझे उससे भी ज्यादा समानताएं देखेंगे, मिलेंगे। तो हम समानता देखने के पक्ष में हैं, क्योंकि हम एकता के पक्ष में हैं। तो अब इसमें संख्या के आधार पर, संख्या यानी बोलने, भाषा बोलने वालों की संख्या, भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर, या 60 साल पहले जो लिंग्विस्टिक डिवीजन, भारत में 2 बार लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ। एक लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ अंग्रेजों के काल में, ये 4 भाषा परिवार, लिंग्विस्टिक सिद्धांत के द्वारा 4 भाषा परिवार करके देश को 4 भाग में बांटा। दैट वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द कंट्री। सेकंड लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द कंट्री, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स 50s में जो हुआ। तो ये इस आधार पर, भाषा बोलने वालों की संख्या के आधार पर, या भाषा आधारित स्टेट्स के आधार पर, या जाति के आधार पर, जाति और बोली, भाषा बहुत संबंध है इसमें। कई भाषाएं जाति के नाम से सम्मानित है, कई जातियां भाषा के नाम से सम्मानित है। ये सारे न्यू डेवलपमेंट्स, प्राचीन काल में इस प्रकार का नहीं था, आज के डेवलपमेंट्स हैं। तो इन आधारों पे हम भाषा को देखना नहीं देखना, वो सब डिविसिव है और संकुचित भाव को जगाता है। हर एक को एक एक आइलॉस में डालते हैं, आइलैंड में डालते हैं। इसलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोले थे, संघ के सभी सरसंघ चालक बोले थे, अभी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे हैं। क्या है वो? सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हां, फ्रीडम मूवमेंट के समय में यूरोपियन कॉन्सेप्ट के प्रभाव से
भारत में भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बोला गया, विशेषण दिया गया, बिकॉज दैट वेरी कॉन्सेप्ट इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट. यूरोप में ऑल कंट्रीज आर आइडेंटिफाइड, उनके वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन नेशन. दैट वाज द यूरोपियन थियरी. वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन कंट्री, वन नेशन. भारत कभी इस प्रकार का नहीं था. हजारों सालों से भारत बहुभाषी भारत है, एक भाषा भाषी भारत कभी नहीं था. और राज्यों का विस्तार हो रहा था. कोई राजा अपना राज्य विस्तार किया देश में, भारतवर्ष में, अपनी भाषा को थोपा नहीं. विजयनगर साम्राज्य देश में सब जगह प्रसारित हुआ, लेकिन कहीं तेलुगु भाषा को उन्होंने थोपा नहीं. मराठा साम्राज्य पूरे देश में प्रसारित हुआ, कभी मराठी को कहीं भी थोपा नहीं. लेकिन ऐसे कई, किसी भी राजा का देखिए, उन्होंने अपनी भाषा को थोपा नहीं, बल्कि सभी भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, सभी भाषाओं का विकास किया. कभी भारत में एक भाषा ऐसा नहीं था, बहुभाषी. लेकिन भारत से बाहर से जो आए हैं ना आक्रांताओं ने, भारत में आक्रांताओं ने अपनी भाषा को यहां थोपा. हम कभी भाषा को थोपा नहीं. भारत की जीन में, हमारे जीन में किसी भाषा का थोपने का है ही नहीं. ये आक्रांताओं का जीन है अपनी भाषा को थोपने का. और ये लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ इंडिया जब तक बना नहीं, तब तक भारत में, भारत के इतिहास में भाषाई झगड़ा का उदाहरण नहीं. संघर्ष कोई लैंग्वेज के आधार पर देश में विद्रोह हुआ, झगड़ा हुआ, आप देखा, एक उदाहरण बताइए. कभी उदाहरण नहीं था. झगड़े का आधार भाषा नहीं था. भाषा के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ा. और हर भाषा को आत्मीयता से देखने का एक प्रकृति थी. हर भाषा भाषी दूसरी भाषा भाषी को दूर नहीं समझता था. भाषाओं के या भाषा बोलने वालों के बीच में जो आत्मीयता थी, यह आत्मीयता ही भारत की एकता का आधार रहा. हजारों लाखों सालों से यह भारत एक राष्ट्र के रूप में, अखंड प्रवाह के रूप में आया, आत्मीयता के आधार पर. आत्मीयता से एकता बनती है. ये जो विविधता है, जितने भी भाषाएं हैं, भाषा विविधताओं के बीच में जो आत्मीयता है, इस आत्मीयता के कारण एकता बनती है. यह एकता ही भारतीयता है. इस भारतीयता के आधार पर हमें विकसित भारत का निर्माण करना है. और इस एकता का, समरसता का, भावैक्यता का आधार विषय है भारतीय भाषा परिवार. इसलिए हमें इस भारतीय भाषा परिवार के विषय में और भी शोध कार्य करना है. इस भारतीय भाषा विचार को, भारतीय भाषा परिवार विचार को जन जन तक पहुंचाना है. 30 करोड़ छात्रों तक पहुंचाने. इसके लिए 1 करोड़ प्राध्यापकों के पास इस विचार को पहुंचाना है. तो भारतीय भाषा परिवार इस प्रकार हमारा नया विमर्श का आधार बन सकता है, भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है. भारत में आज की जो आवश्यकता है, ऐसे सत्य को लोगों के सामने रखना है. पूजा पद्धतियां बहुत हैं.
अनेक हैं, लेकिन भगवान ईश्वर एक है। नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान एक हैं। संस्कृत अभिव्यक्तियां अनेक हैं, लेकिन संस्कृतियां नहीं, संस्कृति एक है। भाषा अलग होने से संस्कृति अलग नहीं होती है। और भाषाओं के बीच कोई दीवार कभी नहीं था। रामेश्वरम से काशी तक जो यात्रा करता है, कितनी भाषाएं आते हैं देखिए बीच में, रास्ते में। कभी किसी को अलग अलग भाषा समझने में समस्या नहीं थी। क्यों? जो आत्मीयता थी। कभी अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के आने तक भारत में अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी। अगर मुझे तिरुकुरल पढ़ना है तो मैं तमिल सीखता था। प्राचीन भारत में ऐसा ही है। अन्य हर एक भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो भाषा सीखते थे। और कोई एक स्क्रिप्ट नहीं था। कन्नड़ को सभी स्क्रिप्ट्स में 5-6 लिपियों में एक ही ग्रंथ मिलते हैं। ऐसे कई विषय हैं जो एकता के विषय हैं। आगे के आज और 3 सत्र में भारतीय भाषा परिवार के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके विस्तार से यहाँ उपस्थिति होगी। मैं भारतीय भाषा परिवार के संदर्भ में जो वैचारिक अधिष्ठान है, हमारा दर्शन का, चिंतन का मूल तत्व है, इसको मैं आपके सामने रखा हूँ। हम सबको मिलकर इस भारतीय भाषा परिवार को एक लोगों को जोड़ने का, लोगों को एक सूत्रता में लाने का और एक भावैक्य निर्माण करने का एक नया वायुमंडल हर परिसर में, हर विश्वविद्यालय में, हर शैक्षिक संस्थान में इस प्रकार का एक वायुमंडल निर्माण करना चाहिए। इस वायुमंडल से, अब ये तो लीडरशिप का समिट है, नेतृत्व का, किस प्रकार का नेतृत्व चाहिए भारत को? दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए, परिणामदर्शी नेतृत्व चाहिए, सुदूर परिणामदर्शी नेतृत्व चाहिए, एकता का भाव लाने का नेतृत्व चाहिए। करिकुलम से अलावा इस प्रकार के जो समय की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित विचारों को छात्रों को निरंतर देते रहने का नेतृत्व चाहिए। धर्म विरोधी तंत्र जो सक्रिय है, इसको दुर्बल करने के लिए धर्म अवलंबी, धर्म आधारित विचार तत्व को और प्रसारित करने का, व्यवहार में लाने का, चर्चा में लाने का नेतृत्व चाहिए। भव्य दिव्य भारत के संकल्पना करने वाला नेतृत्व चाहिए। भारतीय भाषा परिवार इस सब के लिए आधार होगा। नमो नमः। पद्मश्री आदरणीय चामुकृष्ण शास्त्री जी, क्या कहें, आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ ऐसा कह दिया जो हमें सीखना है। शिक्षकों और छात्रों तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी, सच में हमें विचार करना होगा। और अब मैं आमंत्रित करूं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल जी को। आप IIT जोधपुर के निदेशक हैं, आदरणीय आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य वक्ता माननीय श्री चमुकृष्ण शास्त्री जी, प्रोफेसर तनेजा जी, प्रोफेसर जोशी जी, प्रोफेसर गुर्जर, प्रोफेसर सतपति, आदरणीय गणमान्य अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। आज भारतीय भाषाओं जैसे बेहद
महत्वपूर्ण विषय पर ये पैनल चर्चा की अध्यक्षता करना मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। अभी हमने माननीय श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी का उद्बोधन सुना और उससे बहुत कुछ सीखा। वो भाषा परिवार के एक तेजोमय पुंज हैं और उनके बाद बोलना मेरे लिए बहुत धृष्टता होगी, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं अभी इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहा हूँ अपनी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी तरफ से 2-4 बातें आपके सामने रखूँ। मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की बात करना सिर्फ एक अकादमिक चर्चा का विषय नहीं है, ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि भारत, हमारा जो भारत है, हमारा देश है, हमारा जीवन है, ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये भाषाओं का एक जीवंत संसार है। कहीं भी विश्व के किसी भी देश में आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पर एक देश में इतनी विविधता और उसके बावजूद इतनी एकता होगी। तो हमारा भारत एक जीवंत भाषाओं का संसार है। हमारे पास 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो मात्र बोलने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सोच है और हमारी हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा की ताकत है। आज का भारत एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आज हम अमृत काल में हैं और हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047, यानी कि इस देश को आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, सामरिक रूप से, हर प्रकार से हमें विकसित करना है। और ये सब हमें करना है हमारी ज्ञान परंपरा को, हमारे जो हजारों साल का हमारा ज्ञान है उसको साथ में लेते हुए हमें अपने संस्कारों के साथ उसको आगे बढ़ाना है। विकसित भारत 2047 रियलाइज करना है, लेकिन क्या विकसित भारत का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास है? मेरा मानना है कि सिर्फ आर्थिक विकास विकसित भारत की परिकल्पना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत को ज्ञान में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, भारत को नवाचार में, इनोवेशन में नेतृत्व देना पड़ेगा और सामाजिक आत्मविश्वास में हमें मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। और ये जब हम करेंगे तभी हम विकसित भारत 2047 को रियलाइज कर पाएंगे। इसको रियलाइज करने के लिए इस पूरे विजन के केंद्र में भारतीय भाषाएं खड़ी हैं। तो इसी संदर्भ में आपको भारतीय भाषाओं की केंद्रता, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर सच में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें ज्ञान उस भाषा में देना होगा जिस भाषा में भारत का युवा सोचता है, समझता है, सवाल करता है और सपने देखता है। हम सब लोग, कोई भी घर में अंग्रेजी माध्यम में बात नहीं करता है अपने पिता से, अपने माता से। हमारे सपने भी अपनी मातृभाषा में ही आते हैं, किसी को अंग्रेजी के सपने नहीं आते हैं। जिस भाषा में हम सहज होते हैं उसी भाषा में हम गहराई से सीखते हैं। घर में मैं अब इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट एक IIT जोधपुर में किया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं आपको दावे के साथ साइंटिफिक रूप से ये बता सकता हूं कि जिस भाषा में व्यक्ति बोलता है, जिसमें उसकी सहजता है, अगर उसको ज्ञान उसी भाषा में दिया जाए तो उसकी जो ग्राह्यता है, एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत अधिक होता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अगर हम 16 बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं $1 ट्रिलियन के ऊपर, उनका हम एनालिसिस करें, जिनमें चीन, जापान, फ्रांस, रूस, इज़राइल, स्विट्ज़रलैंड, इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब आते हैं, तो इसमें आप एक चीज़ बिल्कुल डिस्टिंक्ट पाएंगे कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी हैं, विकसित देश हैं विश्व में, उन सब में तकनीकी ज्ञान उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा में या उनकी अपनी मातृभाषा में दिया जाता है। $1 ट्रिलियन के ऊपर सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां पर हम तकनीकी ज्ञान
एक ऐसी भाषा में देते हैं जो हमारी मातृभाषा नहीं है। और इसी मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आखिरी नोबेल प्राइज 1927 में सीवी रमन साहब को आया था। 140 करोड़ की जनसंख्या, 100 साल, क्यों नहीं नोबेल आ रहा है हिंदुस्तान में? उसका एक काफ़ी बड़ा कारण ये है कि हम अपने बच्चों को अपनी भाषा में नहीं पढ़ाते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो ओरिजिनलिटी है, थिंकिंग पावर है, वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रेंट हो जाती है, और इस विसंगति को दूर करने की ज़रूरत है। ये सब जितने भी विकसित देश हैं, इन सब में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वो उनकी मातृभाषा में ही दी जाती है। चीन अपने इंजीनियर को चीनी में तैयार करता है, जापान जो है जापानीज़ में तैयार करता है, जर्मनी जो है जर्मन में सिखाता है, अंग्रेजी नहीं सिखाता है। बेस्ट इंजीनियरिंग जो है जर्मनी की है, लेकिन वो अंग्रेजी जानते ही नहीं ज़्यादातर लोग वहाँ पर। फ्रांस जो है, जिनसे हम रफ़ाल ख़रीद रहे हैं, वो अपने इंजीनियर्स को फ्रेंच में पढ़ाते हैं। इन सब देशों ने अपनी भाषा को अपनाया और उसी के माध्यम से तकनीकी और आर्थिक ताकत हासिल की है। और हमें यहाँ पर हमारी भारत की थोड़ी कमजोरी है, इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। भारत में स्थिति कुछ अलग ही है। 90% से अधिक लोग भारतीय भाषाओं में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, घर में भारतीय भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हमारी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सब जगह पर पूरे देश में सिर्फ एक भाषा में है। कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाए, वो अंग्रेजी में है, और उसका हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक और संरचनात्मक विसंगति है, और सच कहूँ तो इससे एक सामाजिक दूरी भी पैदा होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, या ऐसे बच्चे जो गैर अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं, IITs में हम देखते हैं इस बात को, उन लोगों के लिए उच्च शिक्षा की राह बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। हम अपने समाज में ही देख लें, अगर हमारे घर में कोई मेड है, या कोई रिक्शे वाला है, या कोई कोबलर है, उसका बच्चा, उसका IQ आपके बच्चे और हमारे बच्चे से कम नहीं है, लेकिन उसको आगे अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी में उसका हाथ तंग होता है, और उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। उसको नहीं लगता है कि वो कॉम्पीट कर पाएगा, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डेवलप हो जाता है, और वो उस दिशा में सोचता ही नहीं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है। हमने IIT जोधपुर में ये पाया कि जो लोग हिंदी माध्यम से 12वीं क्लास पढ़ के आए हैं, उनको फर्स्ट ईयर में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, उनका CPI 5, 5.5 के आसपास अटक जाता है, जबकि जो अंग्रेजी माध्यम से आए हैं उनका 7, 7.5, 8 के करीब CPI रहता है। जब हमने उनको एक अवसर दिया कि आप प्रथम वर्ष के कोर्सेज अपने भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं, तो मुझे बताते हुए आपको बेहद खुशी है कि उनका परिणाम भी अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे पढ़े हैं उनके साथ ही उनसे या तो बेहतर था या उनके बराबर था। यानी कि इस विसंगति को हम दूर कर पाए। ये सब जो है बातें हैं, ये सब भाषा का सवाल नहीं है, ये अवसरों की समानता का सवाल है, अपॉर्चुनिटी का सवाल है, इक्वालिटी का सवाल है। भाषा कभी भी प्रतिभा की सीमा नहीं होती है। हमें समझना होगा कि भाषा ज्ञान देने का माध्यम है, और मैं खास तौर पर इसको तकनीकी शिक्षा के केंद्र में रखते हुए बोल रहा हूँ कि जो भी भाषा है वो सिर्फ एक ज्ञान प्रदान करने का माध्यम है, ज्ञान नहीं है। भाषा कभी भी एक रोड़ा नहीं होना चाहिए, भाषा एक इनेबलर होना चाहिए। जब जब छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ता है और तो केवल एक ही जानकारी याद नहीं करता, वह गहराई से उस बात को, उस विषय को समझता है। वह बिना डर के सवाल पूछता है, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखता है, और वहीं से नवाचार की शुरुआत होती है, इनोवेशन की, उनकी अपनी जो इंडस्ट्री सेटअप करने की इंक्विजिटिवनेस है, उसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुभाषिकता और मातृभाषा में शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया है। तो यह केवल एक शिक्षा सुधार नहीं है, बल्कि भारत के ज्ञान आधारित बनने की दिशा में एक बेहद ही दूरदर्शी कदम है, और इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे।
जो आईआईटी जोधपुर ने मातृभाषा इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये हमने एक जोधपुर मॉडल का विकास किया है। जोधपुर मॉडल में जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर आते हैं, लगभग प्रथम वर्ष में 550 से 600 बच्चे एडमिशन लेते हैं, और जब उनका ओरिएंटेशन होता है तो हमें ना ऑप्शन देते हैं कि आप हिंदी का सेक्शन चूज़ कर सकते हैं या अंग्रेजी का। हिंदी इसलिए क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं। 80% से ज़्यादा बच्चे हमारे लगभग 600-700 किलोमीटर की रेडियस से आते हैं, जिसमें मातृभाषा प्राइमरीली हिंदी है। और इसमें खास बात यह है कि जो शिक्षक अंग्रेजी का सेक्शन पढ़ाएगा वो ही शिक्षक हिंदी का सेक्शन पढ़ाएगा, सेम डे पढ़ाएगा, सेम टॉपिक पढ़ाएगा ऑन द सेम डे। तो उससे ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी भी छात्र को अगर अंग्रेजी में दिक्कत है, वो सेमेस्टर में कभी भी हिंदी के सेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। हिंदी वाले को समस्या है, उसको लग रहा है कि नहीं अंग्रेजी में बेहतर है, तो वो अंग्रेजी वाले में शिफ्ट कर सकता है। मुझे ये बताते हुए आपको बेहद खुशी है कि पहले साल में जब हमने इसको किया तो लगभग 550 बच्चों में से 120 बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया, और पूरे सेमेस्टर के दौरान लगभग 10-15 बच्चे हमारे हिंदी सेक्शन से अंग्रेजी में मूव हुए, लेकिन 10-15 बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले सेक्शन से हिंदी में भी मूव हुए। और सारे बच्चों का कंसिस्टेंटली यही मत था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, उनका डिस्कशन टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ बहुत बेहतर था अपनी मातृभाषा में। इनफैक्ट जो कई सारे प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप दिखाई जाती है, तो जो हिंदी भाषी बच्चे थे उनमें लीडरशिप का विकास बहुत अधिक हुआ। सारे जितने भी मिक्स्ड ग्रुप्स थे उसके अंदर हिंदी भाषी बच्चों ने लीड लिया। वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हमें, जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो भी हमें देखने को मिला। इस साल भी द्वितीय वर्ष चल रहा है इस कार्यक्रम का, और हमारे लगभग 100 बच्चों ने इस कार्यक्रम को लिया है, हिंदी वाले सेक्शन को। और अभी हम जुलाई में जब एडमिशन देंगे तो हम इस बार भी कंटिन्यू करेंगे। हम इसको आईआईटी जोधपुर इसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा फीडबैक था, उन्होंने हमें छात्रों ने बताया कि उन्होंने विषय को बहुत स्पष्टता से समझा और उनका आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, और कक्षा में वो ज़्यादा सक्रिय हुए। जो टीचर्स से हमने फीडबैक लिया, वो टीचर्स का फीडबैक भी बहुत अमेजिंग था। उन्होंने कहा कि साहब हम जो है अपनी कक्षा को अपने नियम जो समय दिया हुआ है उसमें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमने पूछा क्यों नहीं कर पाते हैं? कि साहब डिस्कशन इतना होता है कि जो कंटेंट अंग्रेजी वाले सेक्शन में 50 मिनट में हो जाता है, उसका लगभग 70% 80% ही हम कवर कर पाते हैं। तो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चंस, और वो एक जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्वालिटी इंप्रूवमेंट में बहुत काम आता है। खुल करके बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी टीम ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया और उसके परिणामों में दिखाया कि हिंदी और अंग्रेजी के जो माध्यम के जो छात्र हैं, दोनों का परिणाम लगभग एक जैसा था। प्रोफेसर राजलक्ष्मी चौहान और प्रोफेसर रेचल दोनों यहाँ पर हैं, हमारे आईआईटी जोधपुर से। इन्होंने इस टीम को लीड किया, और कल इनका ये पूरा अपना एनालिसिस यहाँ पर किसी सेशन में दिखाएंगी। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखें, और वो एग्जैक्टली बताएंगे कि जोधपुर मॉडल ऑफ एजुकेशन इन मातृभाषा है क्या, और क्या इस मॉडल को हम अपने अपने विश्वविद्यालयों में आसानी से लागू कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं का में शिक्षा सिर्फ अकादमिक बदलाव के लिए नहीं है, ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास का पुनर्जागरण है। जो छात्र अपनी भाषाओं में सीखते हैं वो सिर्फ डिग्री नहीं लेते, वो अपनी पहचान से भी जुड़ते हैं। वो खुलकर सोचते हैं, वो निडर बोलते हैं, वो नए समाधान ढूंढते हैं, वे नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करते हैं। और यही आत्मविश्वास जब हम अपनी अगली पीढ़ी को देंगे, तभी हम विकसित भारत 2047 को रियलाइज कर पाएंगे। विकसित भारत तभी बनेगा जब देश का हर प्रतिभाशाली छात्र, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाए। और वो तभी संभव है जब हम उसको भाषाओं के भ्रमजाल से निकालेंगे। जब शिक्षा मातृभाषा में मिलती है तो ज़्यादा सुलभ होती है, ज़्यादा समावेशी होती है और ज़्यादा प्रभावी होती है, और साथ में ये ग्रामीण भारत को भी सशक्त बनाती है, सामाजिक समानता को मजबूती देती है और नवाचार को जन्म देती है। और यही विकसित भारत की असली नींव है। भारतीय भाषाओं में शिक्षा केवल अकादमिक बदलाव नहीं है, ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास का पुनर्जागरण है।
छात्र अपनी भाषा में सीखते हैं, वे सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करते, अपनी पहचान से भी जुड़ते हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा का मतलब अंग्रेजी का विरोध कदापि नहीं है। हमारा लक्ष्य एक संतुलित और बहुभाषिक भारत है, जहां छात्र अपनी मातृभाषा में गहराई से सोच सकें और अंग्रेजी के माध्यम से दुनिया से संवाद कर सकें और दुनिया में भारत को स्थापित कर सकें। लोकल में मजबूत और ग्लोबल में सक्षम, यही नए भारत की पहचान है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है, तो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो हमें ज्ञान आधारित शक्ति बनना है, तो हमें भारतीय भाषाओं को और नवाचार को केंद्र में लाना ही होगा। भारत का युवा अपनी भाषा में बोलता है तो वह सिर्फ सीखता ही नहीं है, वह नव सृजन करता है। वह सिर्फ अनुसरण नहीं करता, नेतृत्व प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से हम एक ऐसा भारत का सृजन करेंगे जो ज्ञान, नवाचार और आत्मविश्वास में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दोनों वक्ताओं के लिए। आप दोनों ने ही ना सिर्फ समस्या पर चर्चा की, अपितु समाधान भी प्रस्तुत किया। आप सभी को लगा होगा कि वास्तव में आज का जो दोनों हमारे वक्तव्य थे वो बड़े सारगर्भित और सार्थक रहे हैं। मेरे पास सूचना आई है, जिन्होंने पंजीकरण अभी तक नहीं कराया है वे अवश्य करा लें यहाँ से जाने के बाद। और भोजन संबंधी एक सूचना है कि जो हमारे अतिथि वक्ता हैं और कुलगुरु हैं, उनका जो भोजन है वो हॉल में रखा गया है, और महाविद्यालयों से आए हुए विभिन्न प्रतिनिधियों की जो भोजन व्यवस्था है वो लॉन में की गई है। और अंत में इस सत्र का समापन करते हुए आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इन पंक्तियों के साथ कि मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारें आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हम महाविद्यालय में ऐसी कार्यशाला करवाने का प्रयास करेंगे, जैसा चामू जी ने कहा, और आपके सर बड़े ही अच्छे तथ्यात्मक शोध अनुभव जो हमारे सामने आए, इसका हम प्रयास करेंगे लागू करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्र यहीं पर है 3 बजे से। एक समूह चित्र के लिए हम आ रहे हैं ऊपर। दीपिका जी ऊपर आ जाएं, आप भी आ जाएं, रेखा जी, स्वाति जी आप आ जाएं। सभी प्रतिभागी गण भी कृपया ऊपर आ जाइए एक बार ग्रुप फोटो के लिए। Next bench.